अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वीवर्स, आज हम रीड करेंगे उर्दू नावल जुनून का पार्ट 48। अब तो बिल्कुल ठीक हो गया है। वो यशाम ने आइसक्रीम खिलाई थी ना, तभी ठीक हो गया था। उसने बड़े मज़े से उसे देखते हुए बताया था। उसने यशाम को एक नज़र देखा, जो इसके आने से पहले तो इसके साथ बातें करने में मसरूफ़ था, लेकिन खादाश के आ जाने की वजह से उसने अपनी तवज्जो टीवी की तरफ मरकूज़ कर ली थी। फिर तो और भी को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। मेरा मतलब है, तुमने इसके लिए पराठा बनाने की कोशिश की है, तुम्हें अपने साथ आइसक्रीम खिलाने लेकर गया, तो मुमकिन है तुम्हारी एक और कोशिश पर वो तुम्हें कहीं और ले जाए। बल्कि ऐसा करो कि आज तुम इसका फेवरेट खाना बनाने की कोशिश करो, और उंगली के बजाय हाथ जलाना, और प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा जलाना। तुम इसके भाई हो या दुश्मन? वो अभी बोल ही रहा था कि जयश्याम ने इससे पूछ लिया। हरम तो कुछ हद तक बेवकूफ़ थी, लेकिन इसका भाई भी इसके जैसा ही था। क्या वो जो अपनी बहन को ऐसे उल्टे सीधे मशवरे दे रहा था? और हरम तो इतने ज़्यादा संजीदा अंदाज में उसे सुन रही थी, उसे यकीन था हरम अब वो दोबारा कोशिश ज़रूर करेगी। यार, हूँ तो भाई ही बस मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गए। उसने हंसते हुए उसे देखकर कहा था, और यह शाम के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। जबकि हदाश इसके साथ ही बैठकर मैच देखने लगा था। वो जानता था वो बाकी सबके साथ इतना जल्दी घुल मिल नहीं सकता, लेकिन उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना हदाश अपना फ़र्ज समझता था। नहीं, आप मुझसे वादा करें कि आप अस्पताल ज़रूर जाएंगे। अगर आपने अस्पताल जाने में आज ज़रा सी भी बहानाबाजी की, तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूँगा। वो स्कूल के लिए तैयार होकर बैठा तो कनीज़ इसके सामने नाश्ता रखने लगी थी, जबकि साथ साथ इससे वादा भी कर रही थी कि वो आज अस्पताल ज़रूर जाएगी। लेकिन वो अपनी माँ की रग रग से वाकिफ़ था। अरे मेरी जान, मैं वादा कर रही हूँ, मैं आज अस्पताल ज़रूर जाऊँगी। अब मैं अपने बेटे को शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूँगी। बस अब तुम मुझसे नाराज़ मत होना। वो मुझसे इसका वो मोहब्बत से इसका माथा चूमते हुए खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। चलो मेरी जान, अब खाना खाना शुरू करो। जब तुम ठीक से खाना नहीं खाते, मुझे सारा दिन तुम्हारी फ़िक्र रहती है। वो उसे खाना नवाला बनाकर खिलाते हुए बोल रही थी, जबकि अपनी माँ की मोहब्बत को देखकर उसने मुस्कुराते हुए मुँह खोला था। मामा बाबा क्यों चले गए हमें छोड़कर? काश वो आज हमारे साथ होते। सब कुछ अच्छा चल रहा था ना। वो अक्सर ऐसी बातें करता था। ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। आज नहीं तो कल हम सबको ये दुनिया छोड़कर जाना है। हम गए हुए लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय इनकी मग़फ़िरत की दुआ के। तुम भी अपने बाबा के लिए दुआ किया करो। दुआ करो कि अल्लाह पाक उन्हें आला मकाम दे। वो इसका माथा चूमते हुए मोहब्बत से समझा रही थी। मामा बाबा ने आपसे वादा किया था ना कि वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, तो उन्होंने वादा खिलाफ़ी कैसे कर ली? उसने फिर से पूछा। अरे नहीं, किसने तुम्हें कहा उन्होंने मेरे साथ वादा खिलाफ़ी की है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह वो आखिरत में मेरा साथ निभाएंगे, और देखना आखिरत के दिन हम एक बार फिर से साथ होंगे। मामा बाबा को किसने मारा? उसकी बात को समझते हुए उसने फिर से एक सवाल पूछा था, जिसका जवाब वो नहीं जानती थी। पुलिस का कहना था कि अहमद मरा नहीं है, बल्कि पूरे प्लानिंग के साथ इसका कत्ल किया गया है। वो कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इस बात का जवाब कनीज़ के पास नहीं था। वो कुछ नहीं जानती थी, हाँ, लेकिन कहीं न कहीं उसे राहील पर शक था। बस अब बातें ख़त्म, जल्दी चलो, वैन आने वाली है तुम्हारी। वो इसके सामने से बर्तन हटाते हुए इसका हाथ थाम कर उसे बाहर ले आई थी। सामने से बस आती नज़र आई तो वो उसे खुदाफिज करता नीचे वाली सड़क पर जाने लगा था, जबकि वो मुस्कुराते हुए वापस अंदर जाने लगी। अभी वो दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी जब अचानक कोई अंदर आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? वो उसे गुस्से से देखते हुए बोली थी। हिम्मत तो तुम्हें मैं अब दिखाऊंगा अपनी कनीज़ फातिमा। बहुत सब्र कर लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। वो उससे पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोला था। कनीज़ ने उसकी नीयत को समझकर चीखना चाहा, लेकिन वो इसके मुंह पर अपना हाथ दबाकर रख चुका था। ये तुम क्या कर रही हो लड़की? एक रात के लिए जा रही हो तो इतना इतना सामान लेकर क्यों जा रही हो? और वैसे भी तुमने मुझसे पूछा नहीं जाने का। मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ। सबसे पहले तुम्हें मेरी इजाज़त लेनी चाहिए। मेरी इजाज़त के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। वो कमरे में आया तो उसे सामान पैक करते हुए देखकर नॉन स्टॉप बोलता ही चला गया, जबकि वो इसकी किसी बात को अहमियत दिए बिना अपने काम में मसरूफ़ थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अब इतना भी इग्नोर मत करो। उसे मुसलसल अपने ही काम में मगन देखकर वो फिर से बोला था।
और तुम मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मेरा तुम्हारे मुँह लगने का कोई इरादा नहीं है। उसने जैसे बहुत पते की बात बताई थी, लेकिन अगले ही लम्हे शादी इसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने बेहद करीब कर चुका था। इतने दूर से मैं भी मुँह लगाना पसंद नहीं करता, वो तो पास से लगा जाता है। वो इसकी थोड़ी को पकड़ते हुए बोला, जब अगले ही लम्हे इसने ज़ोरदार हाथ इसके हाथ पर मारते हुए उसे खुद से दूर किया था। मेरा तुमसे लड़ने का भी कोई मूड नहीं है, वो उसे धक्का देते अपने सामान की तरफ मतवज्जो हुई। मैंने शादी लड़ने के लिए वैसे भी नहीं की, लेकिन तुम्हारी बात को मैं भी समझ सकता हूँ। वो किसी शायर ने खूब कहा है, कवारे सड़ सड़ कर मरते हैं, शादीशुदा लड़ लड़ कर मरते हैं, लेकिन डार्लिंग इस कैटेगरी में हरगिज़ नहीं आता। मैं तो प्यार करके मरने वालों में से हूँ, उसने कहते हुए एक जानदार बोसा इसके लबों पर दिया था। कमीना छछोरा, मुझे पहले ही यकीन था तुमने ये शादी की ही छछोरी हरकतों की वजह से है। अपने ओंठों को साफ करते हुए वो इससे दूर हो गई थी। क्या बात है, इन बातों के बारे में पूरी मालूमात रखी हुई है तुमने, और क्या क्या जानती हो? मुझे भी बताओ ज़रा, मैं इन मामलों में ज़रा अनाड़ी हूँ। और वो जिन नज़रों से उसे देखते हुए बोला था, इसका दिल चाहा कि एक मुक्का मारकर इसके सारे दांत तोड़ दे। हाँ अनाड़ी साहब, मारिया तो आपकी बाजी थी ना। वो गुस्से से उसे घूरती धक्का देती कमरे से ही निकल गई थी। इसका शक दुरुस्त था, ये सब मारिया की वजह से ही ख़राब हुआ था। नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, जाने दो मुझे, जाने दो। मैं तुम्हारे सगे भाई की ना सही, लेकिन तुम्हारे कज़न की बेवा हूँ। मेरे साथ ऐसा करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्यों गुनाहगार हो रहे हो? कल हशर के दिन अपने भाई जैसे कज़न का सामना कैसे करोगे? खुदा के लिए मुझ पे ये जुल्म मत करो, मुझे पाक रहने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ये जुल्म मत करो कि मैं पहले ही दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। पहले ही अपने बच्चे के लिए इसके बाप के नाम पर लड़ रही हूँ। खुदा के लिए मेरे साथ ये जुल्म मत करो। वो मुसलसल इसके सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन राहील तो ज़मीनी खुदा बना हुआ था। उसे ना तो इसके वास्तों की कोई परवाह थी और ना ही इसकी मिन्नतों की। मैंने तुझे कहा था मेरे पास आ जा, मैं तुझे रानी बनाकर रखूँगा, लेकिन तुझे तेरे शोहर के साथ वफ़ा निभानी थी। उससे तो मैंने उसे रास्ते से हटा दिया, अब तेरी बारी है। बहुत तड़पाया है तूने, आज मैं अपनी तड़प को ख़त्म करूँगा। तेरे इस हसीन बदन पर अपने नाम की मोहर लगाऊँगा। आज तक मैंने जिसे चाहा उसे हासिल किया। सिर्फ तू ही थी जो मेरे हाथ ही नहीं आ रही थी। लेकिन अब मुझे तेरा इंतज़ार नहीं करना। अब मैं जो चाहूँगा वो होगा। आज मैं तुझे बताऊँगा कि तुमने किसके मुँह पर तमाचा मारा था। बहुत गरूर है ना तुझे अपनी पाकिज़गी पर। आज मैं तुझे गंदा कर दूँगा। तूने मुझे थप्पड़ मारा था, आज मैं तुझे ऐसा थप्पड़ मारूँगा कि जो किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। सारी ज़िंदगी मुँह छुपाते फिरती रहेगी तू। और जहाँ तक तेरे शोहर के भाइयों की बात है, तो इन पर तो कभी साबित नहीं कर पाएगी कि तू अहमद की बीवी है, क्योंकि तेरा निकाहनामा और बाकी सारे कागजात मैंने गायब किए थे। मैंने इन लोगों पर भी ये बात साबित कर दी है कि तेरे शोहर से कोई निकाह नहीं हुआ था। और साथ साथ ये भी कि इनके भाई को मारने के पीछे तेरा हाथ है। तेरी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी और अमर को सब कुछ पता चल गया था। तो मरने के बाद कभी पाक औरतों में शामिल नहीं होगी, क्योंकि अब वो लोग यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे ही नहीं। इनका भाई मर गया है, अब वो तुझसे और तेरे बच्चे से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, लेकिन मैं रखूँगा तुझसे ताल्लुक़, क्योंकि बहुत आग लगाई है तूने इस दिल में, और अब इस आग को ठंडा भी तू ही करेगी। और वो इस पर झपट पड़ा था। इसके दोनों बाजुओं को कैद करते हुए वो इससे इसका मान लूट रहा था, इससे इसकी आबरू छीन रहा था, इससे इसकी सारी ज़िंदगी की कमाई, इसकी चादर लूटने की कोशिश कर रहा था। जब अचानक किसी ने इसके सर पर एक ज़ोरदार लोहे का राड दे मारा और फिर मारता ही चला गया। राहील जो पहले लगने वाली ज़र पर ही खुद को होश-हवास में न रख सका था, धड़ाधड़ लगने वाले राड ने इसका हाल बिगाड़ दिया था। यशी, छोड़ दो उसे, यशी बेटा छोड़ दो, वो मर जाएगा। कनीज़ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वो तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। वो मुसलसल उसे मारे जा रहा था। वो इतना गुस्से में था कि कनीज़ के पकड़कर पीछे घसीटने पर इसने कनीज़ को भी धक्का दे मारा था और एक बार फिर से इस लोहे के राड को राहील के सर के बीचों बीच मारने लगा। पूरा फर्श राहील के खून से भर चुका था, लेकिन इसका जुनून कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो शायद उसे जान से मार देना चाहता था। यशी, बस कर दो बेटा, वो मर गया है वो। कनीज़ उसे पीछे खींचते हुए इसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती उसे वो बताने की कोशिश कर रही थी, जिस पर वो खुद भी यकीन नहीं करना चाहती थी। मर गया वो, देखो उसे मर गया, मार दिया तुमने उसे, वो उसे झंझोड़ते हुए बता रही थी।
अच्छा हुआ मर गया, अगर नहीं मरता तो मैं मार देता, वो इसी अंदाज में बोला था, जबकि कनीज़ ने इसके लबों पर हाथ रखते हुए उसे खुद बेच लिया था। उसे खुद से लगाए वो मुसलसल रो रही थी। क्या हो गया और क्या होगा अब? दुनिया इसके बेटे को कातिल कहेगी, राहिल मर गया, दुनिया छोड़ गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब इसके बेटे की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। वो खुद को अहमद काज़मी की बीवी साबित नहीं कर पा रही थी, अपने बेटे को काज़मी का बेटा साबित नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो जानती थी कि दुनिया इसके बेटे को कातिल साबित करने में 1 मिनट नहीं लगाएगी। वो अपने बेटे की ज़िंदगी ख़राब होते नहीं देख सकती थी, इसलिए हिम्मत पकड़ी और उठकर बैग निकालते हुए 2-4 सूट इसमें डालने लगी। उसने एक नज़र अपने बेटे को देखा था, जो अब तक मुसलसल राहिल की लाश को गुस्से से घूर रहा था, जैसे इसमें दोबारा जान आ जाए तो वो उसे दोबारा से मार डाले। उसने इसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए वॉशरूम में लेकर आई। इसके हाथ पैर अच्छे से धुलाकर इसने इसके कपड़े बदले और फिर इसी तरह उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकल गई। दरवाजे को ताला लगाया। अब वो कहाँ जाने वाली थी ये वो भी नहीं जानती थी। 3 दिन गुजर चुके थे इनको भागते हुए। वो खुद भी नहीं जानते थे कि इनकी मंजिल क्या है और उन्हें कहाँ पहुँचना है। बस वो एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी बस पर बैठे रहे थे। उनकी कोई मंजिल नहीं थी। इनको उनको कहाँ पहुँचना था, कहाँ जाना था, कोई नहीं जानता था। वो बस इस सफ़र को मुसलसल जारी रखे हुए थे। कभी इनकी रात सड़क पर गुजरती तो कभी वो बस में ही सो जाते। गणेश के पास जितने पैसे थे वो ख़त्म हो चुके थे। अब तो इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा पाती। वो लोग घर से काफ़ी आगे निकल आए थे। वो अंदाज़ा लगा पा रही थी कि इसके घर की इस वक्त क्या हालत होगी। यकीनन पुलिस उन्हें जगह जगह ढूंढ रही होगी और मुमकिन था कि इनके बारे में पता लगाकर इनके पीछे ही आ रही हो। वो अपने बेटे को कैसे बचाए, इसके मुस्तकबिल को किस तरह बर्बाद होने से रोके। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उसे अपने साथ लगाए भाग रही थी, लेकिन वो जानती थी कि भागना हर मसले का हल नहीं है। आज नहीं तो कल पुलिस इन तक पहुंच जाएगी और फिर जेल की इस चारदीवारी में इनकी सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। उसकी ज़िंदगी कितनी थी वो नहीं जानती थी, लेकिन अब सांस से उसे तंग करने लगी थी। वो अपनी ही अंदरूनी हालत से बेचैन होने लगी थी। तकलीफ़ कभी कभार हद से बढ़ जाती। अब उसे अहमद की बातें ठीक लगने लगी थी। दूसरी औलाद के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की जो शायद वो कर सकती थी, लेकिन इसकी बीमारी में कहीं न कहीं हाथ इन सख्त दवाइयों का था जो इसने इस्तेमाल की थी, और अब वही दवाइयाँ इसकी ज़िंदगी को मौत की तरफ लेकर जा रही थी। इस वक्त तो वो अपने बेटे को तनहा छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। अगर उसे मौका मिले तो अब वो अपनी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश ज़रूर करती, क्योंकि वो जानती थी कि अब अपने बेटे का कोई वही वाहिद सहारा है। अगर इस मकाम पर आकर वो अपने बेटे को तनहा छोड़ जाती है तो इसका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। ना एक नाजायज़ होने का टैग, ऊपर से अगर वो भी उसे छोड़ जाती है तो क्या बचता इसके मासूम बच्चे के पास। उसका छोटा सा बच्चा किस किस से लड़ता, किस किस को साबित करता कि वो अहमद काज़मी की औलाद है। और जो गलती वो कर आया था, इसके बाद तो शायद इसकी ज़िंदगी बर्बाद होने में कोई कसर बाकी ना रही थी। इस दिन के बाद वो बिल्कुल खामोश था, जैसे सुकून में हो। इसकी माँ जो कह रही थी वो वही करने में मसरूफ़ था। खामोशी से इसके साथ चलता जा रहा था। कैसी लग रही हूँ? जब शाम ने कमरे में कदम रखा तो उसे आईने के सामने अपनी पिंक कलर की फ़्रॉक लहराते हुए पाया। वो बहुत हसीन लग रही थी। हुस्न तो यकीनन उसे गिफ्ट में मिला था, लेकिन वो मासूम अपने हुस्न से बिल्कुल अनजान थी। वो तो शायद जानती तक नहीं थी कि इस हसीन रूप में वो किस तरह से जयशाम के दिल पर बिजलियाँ गिराती है। वो तो बस मासूमियत में ही इस वक्त बिल्कुल पुरसकून सी इसके सामने अपनी फ़्रॉक लहरा लहरा कर उसे दिखा रही थी, और इससे पूछ भी रही थी कि वो कैसी लग रही है। बिल्कुल मेरी हरम जान जैसी लग रही हो। उसने मुस्कुराते हुए इसके तरफ कदम बढ़ाए और आहिस्ता से इसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। इसके अंदाज ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था, जबकि उसकी उठती चुकती पलकों का रक्स देखकर वो खुद भी बेखुद सा होता है। इसकी आंखों पर अपने लब रख चुका था। उसकी हरकत ने उसे शर्माने पर मजबूर किया। वो निगाहें झुकाए इसके साथ खड़ी मुसलसल अपने लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाई हुई थी। शोहर सर, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप इस तरह से मुझे ना देखें ना, मुझे शर्म आ रही है। उसे मुसलसल खुद पर निगाहें मरकूज़ किए पाकर उसने समझाने वाले अंदाज में कहा था, जबकि इसकी बात सुनने के बाद कमरे में जयशाम का दिलकश कहका गूंजा था। अच्छा, तो मेरी जान को मुझसे भी शर्म आती है? आनी भी चाहिए। अब अगर मेरी हरम जान अपने शोर से भी नहीं शर्माएगी तो फिर भला किससे शर्माएगी? वो यकीनन इसकी हालत के मज़े ले रहा था।
हाँ, तो शर्म तो मुझे आपसे ही आएगी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप ये करें। अगर मुझे शर्म आ रही है तो आपको मुस्कुराकर मुझे जाने के लिए कह देना चाहिए। ड्रामे में हीरो ऐसे ही करते हैं, वो उसे सिखा रही थी। ओह सॉरी जान, वो क्या है ना, मैंने कभी ड्रामे नहीं देखे और शादी भी मेरी पहली दफ़ा ही हुई है, तो इस चीज़ का मुझे कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुम सिखा देना, मैं सब कुछ सीख जाऊँगा। वो अभी तक इसके गिर्द बाजुओं का इशार मजबूत किए खड़ा था। हाँ, ये रूल होता है, अब आप मेरा रास्ता छोड़ें, मुझे जाना है। अच्छा, तो ये रूल होता है, लेकिन रोमांस का एक रूल मुझे भी पता है, जो शायद तुम नहीं जानती। उसने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में मजबूती से थामा और इसके लबों पर झुककर अपनी मोहब्बत की मोहर साबित की। मेरे ख्याल में इसके बाद हीरो मुस्कुराकर हीरोइन को जाने की इजाज़त देता है और एक और रोल भी होता है। वो पीछे हटकर मुस्कुराते हुए शायद उसे दूसरा रोल बताने वाला था और इस बार हरम ने वहाँ से भागने में सिर्फ 1 सेकंड लगाया था, जबकि वो पीछे से उसे पुकारता ही रह गया कि जाते जाते दूसरा रोल सुनकर जाओ। आप अभी तक तैयार नहीं हुए, चलें जल्दी करें, सब लोग हाल में पहुंच भी चुके हैं। उसने कमरे में कदम रखा तो ज़रियाम बेड पर बैठा किसी सोच में मसरूफ़ था। उसे देखते ही वो चेहरा फेर गया था, जबकि इसकी नाराज़गी को समझे बिना वो इसके पास आते हुए बेड पर इसके कपड़े रखने लगी। मैं आपसे बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं। चलें जल्दी से तैयार हो जाएं, शादी पर नहीं जाना क्या? आज आपके भाई का वलीमा है। वो इसके पास बैठे हुए उसे देखकर कहने लगी थी, जबकि वो शायद इससे मुँह लगाने का कोई इरादा नहीं रखता था। सख्त निगाहों से उसे घूरते हुए वो चेहरा फेर गया। अब माया को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था, ये शख्स इससे नाराज़ नहीं हो सकता था। तो फिर ऐसा कैसे क्या हुआ कि वो यूँ नाराज़ बैठा था? आ गई मेरी याद आपको? आपको भी याद आ गया कि आपका एक अदद शोर भी है, जिसको आपके आने का इंतज़ार होता है, जो आपका दीदार किए बिना रह नहीं सकता। मुझे तड़पा कर बहुत मज़ा आता है क्या? तुम्हें ये सब कुछ करते हुए कौन सा सुकून मिलता है, तुम ही बताओ। मेरी गलती है, मेरा दिमाग ख़राब था जो मैं तुम्हें मासूम समझ रहा था। तुम तो सब कुछ जानती हो, तुम तरसाना भी जानती हो, तड़पाना भी। तुम कहीं से मासूम नहीं हो। जाओ जाकर अपने घर वालों के लिए साथ बैठो, उन्हें वक्त दो। शोर जाए पहाड़ में, मुझे वक्त देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे बीवी बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं मेरे लिए बीवी थोड़ी लेकर आया था, मैं तो इन सब के लिए लेकर आया था जिनसे के साथ तुम आजकल वक्त गुजार रही हो। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस नहीं होती तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी बिना बीवी के कुंवारा बनकर घूमता रहूं। वो बोलने पर आया तो बोलते ही चला गया, जबकि अमाया खुद भी काफ़ी दिन से नोट कर रही थी कि आजकल वो ज़रियाम से बात नहीं कर पा रही। लेकिन ज़रियाम तो इन बातों को दिल पर ही ले बैठा था। ज़रियाम घर में शादी चल रही है और दादाजान ने सारी शादी की ज़िम्मेदारी मुझ पर डाल दी है। जब मैं कमरे में आती हूँ तब तक आप सो चुके होते हैं और आजकल इतना ज़्यादा काम है ना कि सुबह उठते ही मैं कमरे से निकल जाती हूँ और इस वक्त आप आराम कर रहे होते हैं। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन इसका ये थोड़ी मतलब है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती या फिर मुझे आपका एहसास नहीं। मैंने बहुत ही गलत किया है, लेकिन आई प्रॉमिस मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। और अब नाराज़गी ख़त्म करें प्लीज़। इतनी प्यारी बीवी को आप इतनी सी गलती पर आप गुस्सा तो नहीं दिखा सकते ना। वो उसे देखते हुए इसका चेहरा थामकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी, जबकि वो काफ़ी हद तक मान गया था जब बाहर से बाबा की आवाज़ सुनाई दी। इस बारे में मैं रात को बात करूंगा, फिर सोचूंगा तुम्हें माफ़ करना है कि नहीं। वो जल्दी से अपने कपड़े उठाता कपड़ों समेत कमरे से निकल गया था, जबकि अमाया मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाती इसके पीछे ही कमरे से निकली थी। वलीमा बहुत धूमधाम से हुआ था, सारी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से की गई थी। वो हाल से ही इन लोगों के साथ घर लौटने वाली थी, जबकि इसका शौहर उसे जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन इस मामले में वो बिल्कुल बेबस था। उसका बहुत दिल चाह रहा था कि वो किसी भी तरह रिदम को रोक ले, लेकिन रिदम तो इसके हाथ ही नहीं आ रही थी। सारा दिन भी इसने उसे बिल्कुल मुँह नहीं लगाया था, बिल्कुल, लेकिन मानना पड़ेगा इस लड़की को। एक्टिंग में इसने PhD कर रखी थी। बेशक अकेले में वो उसे घूरती थी, उसे उसकी नानी या दादी याद दिला देती थी, लेकिन सबके बीचों बीच इतनी मोहब्बत से उसे मुखातिब करते थे कि हद नहीं। 2-3 बार तो शाज़म इसके मुंह से आप सुनकर बेहोश होते होते बचा। वो हर बार इसके देखने पर शर्मा कर निगाहें झुका लेती। उसका अंदाज़ उसे पागल कर देने के लिए काफ़ी था। और फिर रात को बड़ी ही सफाई से अपना सामान पैक करते वो अपने घर वालों के साथ जाने के लिए तैयार थी। रस्म के मुताबिक शाज़म को भी इनके साथ जाना था, लेकिन दादाजान ने कहा कि ऐसी कोई रस्म है ही नहीं इनके ख़ानदान में। इनके ख़ानदान में दूल्हा सुबह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है।
यही वजह थी कि वो भी दादा जान की बात मानने पर मजबूर हो गया था, वरना अगर उसे ऑफ़र की जाती तो वो हरगिज़ इनकार न करता। इन सब के चले जाने के बाद इसने वापस आकर अपनी सीढ़ियों पर ही बैठते हुए अपनी थकावट दूर करने के लिए भरपूर अंगड़ाई ली थी। जब टाइगर इसके साथ आकर बैठा, इसके चेहरे की खुशी वो पहचान चुका था। क्या बात है टाइगर, आज बहुत खुश नज़र आ रहा है, उसने उसे देखते हुए कहा, जिस पर टाइगर ने ज़ुबान बाहर निकालकर शायद उसे बताने की कोशिश की थी कि वो सचमुच में बहुत खुश है। समझ गया, इस लोमड़ी के जाने की वजह से खुश है तू। लेकिन यार मैं खुश नहीं हूँ, तेरी मम्मी जो चली गई, कोई बात नहीं, आना तो उसे मेरे पास ही है। वो इसकी पीठ हिलाते हुए उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि टाइगर क्यूटी के वापस आने की खबर पर बिल्कुल खुश नहीं था। हरम अभी तक नीचे थी। रिदम वापस आई थी तो वो इसी से बातों में मसरूफ़ थी, जबकि वो कमरे में आ गया था। अभी इसका इरादा सोने का था, लेकिन किसी ने इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी थी। इस वक्त भला कौन आ सकता है, और सभी लोग जानते थे कि हरम नीचे है, तो फिर इसके कमरे में जो भी आया था, लेकिन वो इसी से मिलने के लिए आया था। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने राहत साहब को खड़े देखा। इसका दिल तो चाहा कि दरवाज़ा इनके मुंह पर बंद कर दे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। राहत साहब ने आगे पीछे देखते हुए कमरे के अंदर कदम रखा और अगले ही लम्हे दरवाजे को बंद कर दिया। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, क्या मुझे तुम इतना वक्त दे सकते हो? क्या आप इस काबिल हैं कि आपको इतना वक्त दिया जाए? वो शान बेनियाज़ी से सोफे पर बैठते हुए टांगे सामने शीशे की टेबल पर रखा चुका था। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला तुम्हारे माजी के बारे में, सिर्फ मुझे ये बताओ कि राहिल को क्यों मारा था तुमने? क्या तुम भी वही हकीकत जान गए थे जो मुझे पता चली थी? क्या तुम भी जान गए थे कि राहिल, इस घटिया इंसान का नाम मेरे सामने बार बार लेकर मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपके साथ वो करूं, जिसके बाद मुझे मेरे वालिदैन के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं तुम्हारी नफ़रत को समझ सकता हूँ जशी। मेरा नाम जयशाम अहमद है। राहत साहब, इस नाम से मुझे सिर्फ मेरे माँ बाप बुलाते थे। वो इनकी बात समय काटते हुए दहाड़ा था। यशाम, मैं शर्मिंदा हूँ बेटा, मैं आपका बेटा नहीं। इसका अंदाज़ मजाक उड़ाने वाला था। छोटी सी बात तो नहीं है ना? मेरे ख्याल में मैं इस केस से बाजियत बरी हो चुका हूँ। आपको मुझसे इस बारे में सवाल करने का कोई हक़ नहीं। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं कर रहा यशाम, मैं सिर्फ इस रात की हकीकत जानना चाहता हूँ। जानता हूँ तुम सब कुछ जान चुके हो। इस केस में सब कुछ सामने आ गया था। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिले। हम गलती पाते यशाम, हमें गुमराह किया गया था, हमें गलत बताया गया था, और आपने अपने भाई की औलाद पर यकीन करने के बजाय इस पर यकीन कर लिया। मेरी नज़र में मेरे बाप का कातिल राहिल नहीं, आप हैं। कैसे भाई थे आप, जो अपने भाई को इसकी खुशियाँ तक ना दे सके? आप मेरा बचपन लुटा नहीं सकते राहत साहब। हाँ, मैं हूँ राहिल का कातिल। मैं हूँ, मैंने मारा था उसे इन हाथों से, और मैं जानता हूँ अगर मैं उसे ना मारता तो आप मार डालते। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। मस्जिद में इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। माजी को माजी ही रहने दीजिए। तुम हमें माफ़ नहीं कर सकते। इसके उठकर खड़ा होने पर वो बेबसी से बोले, जिनसे मेरा कोई वास्ता ही नहीं, उन्हें भला क्या माफ़ करूँगा? मैं तो अपने ही बाप की नाजायज़ औलाद हूँ, जिसका कोई नाम और निशान नहीं। बस इतना कहकर कमरे से निकल गया था, जबकि दरवाज़ा बंद होने तक उसे राहत साहब की सिसकियाँ सुनाई देती रही। वो तड़प रहे थे, वो रोते रहे। शायद सालों पहले वो भी तड़पा करता था, वो भी रोया था, तब इसकी सिसकियाँ सुनने वाला कोई नहीं था, और आज ये सब कुछ सुनकर भी अनजान बना हुआ था। वो कमरे में आया तो दिलशेम ब्लू कलर की खूबसूरत साड़ी पहने आईने के सामने खड़ी थी। वो काफ़ी हद तक इसकी हसीन रूप की रहनाइयों को वाज़ा कर रही थी। ये कैसा घटिया लिबास पहन रखा है तुमने? कोई शर्म, कोई हया लिहाज नाम की चीज़ है? तुम्हें ये क्यों पहनी है तुमने इतनी घटिया साड़ी? वो इसके सर पर सवार होकर इसे पूछने लगा। मैं सिर्फ चेक कर रही थी कि मुझ पर साड़ी कैसी लगती है। एक लम्हे के लिए वो बुखलाकर पीछे हट गई थी। और किसकी इजाज़त से तुम ये चेक कर रही थी? किसने हक दिया तुम्हें ये लिबास अपने जिस्म पर पहनने का? अभी तक तुम मेरे निकाह में हो। खबरदार, जो इस तरह की घटिया ड्रेसिंग करके तुम इस कमरे से बाहर निकली, टांगे तोड़कर रख दूंगा तुम्हारी। वो गुस्से से आपे से बाहर हो रहा था। क्या हो गया है खदाश? में कोई ये ड्रेस पहनकर कमरे से बाहर नहीं जा रही थी, मैं तो बस सिर्फ देख रही थी। इसका गुस्सा देखकर घबराते हुए बोली थी। चली ही वो गुस्से में था। वो मज़ीद उससे गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी। शादी के ड्रेसेस में ये साड़ी भी इसने अपने शौक की खातिर लाई थी, लेकिन खदाश का इतना सीरियस रिएक्शन देखकर उसे फ़ौरन ही लिबास चेंज करने का फैसला करते हुए इसने परसों की उड़ा ली थी, जब अचानक की इसकी साड़ी से उलझकर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी परफ्यूम की शीशी ज़मीन में गिर गई।
वो उसे उठाने के लिए झुकी ही थी कि इसका हाथ खदाश की गर्दन पर लग गया। इसके नाखून ने अपना काम दिखाते हुए इसकी गर्दन पर अच्छा खासा जख्म बना दिया था। खदाश, आई एम रियली सॉरी, वो घबराकर इसकी गर्दन पर बनने वाली खुसरुख लकीर को देखने लगी थी। या खुदाए, ये मैंने क्या कर दिया। वो इसकी गर्दन पर हाथ रख के जख्म का मायना कर रही थी, जबकि वो मुसलसल इसके हसीन वजूद से निगाहें चुरा रहा था। इस वक्त वो सचमुच में इसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बनी हुई थी और वो खुद पर मज़ीद लगाम न डाल सका। उसने दिलशेम की कमर को जकड़कर अपने करीब किया था। वो किसी कटी हुई डाल की तरह इसके सीने से आ लगी थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ लड़की? क्यों मुझे सुकून से नहीं रहने दे रही तुम? पास आता हूँ तो प्रॉब्लम है, दूर जाता हूँ तो प्रॉब्लम है। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? जवाब दो मुझे, क्यों मुझे सुकून से जीने नहीं दे रही? उसकी कमर पर अपने हाथों की गिरफ्त सख्त से सख्त तर करता वो उसे अपने साथ लगा चुका था। खदाश, इसकी सख्त गिरफ्त में दिलशेम मचल उठी थी। चुप, एक लफ्ज़ नहीं, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। अब मज़ीद तुम मेरे सब्र का इम्तिहान नहीं ले सकती। इसके दिल की धड़कनें दिलशेम के दिल की धड़कनों के साथ रक्स कर रही थी। खदाश के इस अंदाज ने उसे खौफज़दा कर दिया था, लेकिन खदाश तो अपने ही ध्यान में था। वो तो शायद जानता तक नहीं था कि इसके सामने खड़ी ये नाजुक सी दोशीज़ा इस वक्त किस हाल में है। उसके चेहरे को अपने दाएं हाथ से छूते हुए वो अपना हाथ इसके स्याह बालों में फेरता चला गया और इसके एक झटके से उसे अपने करीब खींच चुका था। खदाश, आवाज़ ना आए, एक लफ्ज़ मत निकालना इन लबों से, आज मैं बहकना चाहता हूँ, वो सरगोशी नुमा आवाज़ में कहता इसके लबों पर अपना लब रख चुका था।